कोई नहीं आ सकता। राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार बनाने से क्यों डर रही है कांग्रेस? ये वो सवाल है जो हर कोई पूछ रहा है। विरोधी दल पूछ रहे हैं, देश की जनता पूछ रही है, लेकिन कांग्रेस चुप है। कांग्रेस कहती है कि नाम के ऐलान की परंपरा नहीं है। नाम का ऐलान किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, यह समय पर पार्टी निर्णय करेगी, लेकिन आमतौर पे होता नहीं है कांग्रेस में। हम लोग 2004 में किससे डरे हुए थे, ये आप बता दीजिए हमें। लेकिन इसी कांग्रेस ने 2009 में मनमोहन सिंह का नाम आगे बढ़ाया था। बीजेपी ने तमाम विरोध को दरकिनार कर नरेंद्र मोदी का ऐलान कर दिया है। राहुल गांधी कांग्रेस की चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हैं, लेकिन पीएम उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम को आगे अब तक नहीं बढ़ाया गया। क्या कांग्रेस नरेंद्र मोदी से डर रही है? क्या कांग्रेस को डर है कि अगर मोदी के आगे राहुल हार गए तो राहुल की राजनीति का क्या होगा? जी, हरीश गुप्ता मेरा नाम है। दिग्विजय जी, मेरा आपसे एक सवाल है। राहुल गांधी को देश का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, इसके लिए काफी अरसे से आप लगे हुए हैं, खास तौर से फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं, और उसके बाद पार्टी के बाकी लोग आपके साथ जुड़ते गए। किसी ने आपके खिलाफ तक बयान दिया AICC के पोडियम से कि आप जो बोल रहे हैं उसका खंडन हो। वो खंडन भी किया गया, वो लोग खंडित हो गए और आप वहीं के वहीं मौजूद हैं। मेरा आपसे सवाल यह है कि वो कौन सा जादुई आंकड़ा है जो राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने से रोकता है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी का एक थिंकिंग है कि भाई हमारा जब तक क्लियर मेजॉरिटी नहीं आएगा हम प्रधानमंत्री पद स्वीकार नहीं करेंगे और किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढते रहेंगे जो उनका काम चला दे। तो क्या आपको लगता है 2014 का वो जादुई आंकड़ा क्या है? 250 है, 240 है, 272 ही होके तब राहुल गांधी बनेंगे? इस बात को कई बार हम लोग कह चुके हैं, कई फोरम पे कह चुके हैं कि संसदीय प्रणाली के अंतर्गत विचारधारा चुनाव लड़ती है, कोई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम लोगों के यहां नहीं है। और उसके बावजूद भी वही बात बार बार आ जाती है। ठीक है, आपको पूछने का हक है, लेकिन संसदीय प्रणाली में अपना नेता चुनने का हक चुने हुए विधायक और सांसद सदस्यों को होता है। और अभी तक कुछ अपवाद छोड़ दीजिए, अधिकांश चुनाव में, राज्यों के और केंद्र के चुनाव में कभी भी चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर का डिक्लेरेशन नहीं हुआ। एक बात हम लोगों के यहां स्पष्ट है और वो है चुनाव सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अगर इस देश की जनता ने फिर से कांग्रेस पार्टी को अवसर दिया तो जिस तरह से पहले हम लोगों को चुनने के अंदर कोई ज्यादा समय नहीं लगा, अगर 2014 में हमें समर्थन मिलता है तो नेता चुनने के लिए कोई अधिक समय हमें नहीं लगेगा। जहां तक जादुई आंकड़ा है, इसका कोई संदर्भ प्रधानमंत्री के पद से नहीं है। दिग्विजय जी, मेरा नाम शंकर अय्यर है। यूपीए की जो सरकार 9 साल से दिल्ली में राज कर रही है, इस टीम को आप देखेंगे तो इसमें टैलेंट की भरावार है। मतलब एक जमाने में इंडियन क्रिकेट टीम में बहुत टैलेंट होती थी और मैच हारते जाते थे। इस टीम में 3 ऐसे लोग हैं जिन्होंने पिछले 35 साल के 22 बजट पेश किए और जीडीपी ग्रोथ का हालत आपको पता है। इस टीम में 2004 से आज तक देखें तो 9 पूर्व मुख्यमंत्री इस कैबिनेट में हैं। आज के तारीख में शायद 6 होंगे। इन्फ्लेशन, फूड प्राइस इन्फ्लेशन, सेंटर स्टेट रिलेशंस है। आपकी टीम में सेंटर के लोग भी हैं, चीफ मिनिस्टर्स भी हैं, फिर भी आप प्याज के दाम पर काबू नहीं पा सकते। इस टीम में कई सारे लोग ऐसे हैं जिनकी लीगल एक्यूमेन बहुत अच्छी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हर इनिंग्स में धुलाई हो रही है सरकार की। इस टीम में कई सारे ऐसे लोग हैं जो लेजिस्लेटिव वर्क में एक्सपीरियंस है, लेकिन 150 से ऊपर बिल्स पेंडिंग है। इस सरकार में 12.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स पेंडिंग है। सवाल आपको और हर मंच पे मोदी पर
बात होती है, उनको नए टाइटल्स दिए जा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि मोदी के आकर्षण में इस सरकार की नाकामियों का कितना योगदान है? पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इस सरकार के कार्यकाल में और एनडीए के कार्यकाल में क्या अंतर है। वेटेड एवरेज ग्रोथ रेट का एनडीए के कार्यकाल का था 6.02%। वेटेड एवरेज यूपीए सरकार का है 8.27%। पूरे विश्व की मंदी के बावजूद भी हम लोग इस विश्व में दूसरे नंबर पर हैं। वी आर द सेकंड हाईएस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। नंबर 2, हम लोग जब 2004 में आए, हमारा जीडीपी था $600 बिलियन। वी वर 7th इन द रैंकिंग ऑफ द वर्ल्ड रैंकिंग अमंग द कंट्रीज। नाउ हम लोगों का अब जीडीपी है $1.8 ट्रिलियन। वी आर थर्ड नाउ। एट द सेम टाइम द सेंसेक्स in 2004 was roughly 5,500, which is over 20,000 now. इसके बावजूद भी आर्थिक मंदी होने के बावजूद भी हम लोगों का जीडीपी ग्रोथ 5% प्लस है। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स का भी देखें, पावर जनरेशन का भी देखें, पावर जनरेशन हम लोगों के यहां हमारे कार्यकाल में कहीं ज्यादा हुआ है। सड़कों के मामले में भी कहीं ज्यादा हम लोगों ने सड़क एनडीए की कंपैरिजन से अधिक बनाई है। एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा, इस यूपीए सरकार में हर बिंदु पे अच्छा काम करने के बावजूद भी हमारा प्रचार तंत्र कमजोर रहा और स्टेट क्राफ्ट में हम लोग उतने माहिर नहीं रहे जितना कि होना चाहिए था। अगर आप देखेंगे, आपने जिक्र किया 12,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स पेंडिंग हैं। अगर आप पिछले 5-7 साल का देखेंगे तो 4-5 बिंदु हैं जिन पर कि मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 2G के मसले पर सीएजी रिपोर्ट देता है कि 1,72,000 करोड़ का घाटा हुआ। कोल के बारे में कहता है कि 1,80,000 करोड़ का घाटा हुआ। यानी कि नेचुरल रिसोर्स को आपने ऑक्शन नहीं किया, इसलिए घाटा हो गया। परफॉर्मेंस ऑडिट करने का अधिकार हमारी सरकार ने ही उनको दिया। लेकिन अगर 2G के अंदर हमने कोई नीति में परिवर्तन किया क्या? नीति वही रही जो कि एनडीए सरकार के समय थी और हमने नेचुरल रिसोर्स को ऑक्शन नहीं करने से सबसे ज्यादा वृद्धि विश्व में अगर हुई है मोबाइल टेलीफोनी की, तो वो भारत में हुई है। आज भारत का मजदूर भी मोबाइल टेलीफोन रख के बातचीत कर लेता है और देश विश्व में सबसे सस्ता मोबाइल टेलीफोन की टैरिफ आज भारत में है। 1,72,000 करोड़ का फिगर आया कहां से? एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी ने आंकड़ा दिखा दिया, उसके आधार पर उन्होंने वो दे दिया और मीडिया ने पिकअप कर दिया कि 1,72,000 का स्कोर को स्कैम हो गया। इसी प्रकार कोल की बात है, 1,80,000 करोड़ का घाटा बता दिया, जबकि कानून और नियम नेचुरल रिसोर्स विशेषकर कोल को ऑक्शन करने का प्रोविजन ही नहीं था। लेकिन मीडिया ने उसके दिए 1,80,000 करोड़ का घोटाला हो गया। इसकी वजह से एक वातावरण अविश्वास का पैदा हुआ। फिर भी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसमें कुछ गलतियां हमारी रही हैं और विशेषकर फॉरेस्ट एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की मैं बात करता हूं। फॉरेस्ट एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को अगर सैंक्शन देना है तो तत्काल क्यों नहीं दे देते? 1.5-2 साल, 2.5 साल, 3 साल लटका के अगर वो देते हैं तो उससे एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन भी नहीं हुआ और प्रोजेक्ट में विलंब भी हुआ।
और आजकल जिस प्रकार से फाइनेंसिंग होता है, मीटर तो चालू हो जाता है, जब मीटर चालू हो जाता है तो बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़ता चला जाता है। बेसिकली आज भी इस देश में यूपीए सरकार की जो नीतियां हैं वो आज भी जनहित में है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, लेकिन जो अविश्वास जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने 2G के मसले को डील किया, उससे एक कॉरपोरेट सेक्टर में एक घबराहट पैदा हुई। अभी आप देख लीजिए एक और घबराहट जिनका इन्होंने जिक्र किया वो प्याज की है। मैं प्याज पे आ रहा हूं, उसका इन सबसे कोई मतलब नहीं है। मैं आ रहा हूं, क्योंकि अगर इन्होंने जब भाई शंकर बहुत पुराना इकोनॉमिस्ट है, हमारा पुराना मित्र है, अगर उसके मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात नहीं कहूंगा तो फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात तो करनी पड़ेगी बाद में, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करना पड़ेगी मुझे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि वो जो एक एनवायरनमेंट ऑफ मिसट्रस्ट, अब जैसे आप कुमार मंगलम बिरला का प्रकरण हुआ, इसमें कहां से केस बन गया? एक व्यक्ति ने जो कि एंड यूजर है, एल्यूमिनियम के प्लांट उड़ीसा में 17,000 करोड़ का लगा रहे हैं, उन पर एफआईआर का केस दर्ज हो गया। आखिर क्विड प्रो को कहां है? ऐसे निर्णयों से एक अविश्वास का वातावरण बनता है। जहां तक प्याज की बात है, अगर आप देखेंगे तो एफडीआई इन रिटेल का उद्देश्य यह था कि इस देश में पेरिशेबल फूड्स एंड वेजिटेबल्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके हम लोग कोल्ड चेन तैयार करें। आज भी नासिक में जो कि सेंटर है हमारा प्याज का, वहां प्राइसेस आज भी लेस देन 50 रुपीज पर केजी है, लेकिन मिडिलमैन और डिस्ट्रीब्यूशन हमारी जो सिस्टम है पेरिशेबल क्रॉप्स का, उसमें दिक्कत आती है और ये सीजनल है। हर साल अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो मॉनसून के अंदर हमेशा वेजिटेबल पेरिशेबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की प्राइसेस बढ़ती हैं, प्याज भी उसमें शामिल है। लेकिन इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स को होर्डिंग के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। ये अधिकार यूपीए सरकार सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को दे चुकी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्टेट गवर्नमेंट्स ने एक भी होर्डर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मध्य प्रदेश का तो मैं कहता हूं, फोटोग्राफ्स छपे अखबारों में आष्टा और सीहोर के अंदर प्याज का भंडारण था, लेकिन राज्य सरकार ने उस पर कार्रवाई नहीं की।